नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की हमारी जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ की है। वाकई आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। ये सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वाकई दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम कर देते हैं, जो काफ़ी निंदनीय होता है। वाकई आप इस सच्ची कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी में थोड़ा सा गैप आ गया था, थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, यानी कि जैसे एग्ज़ाम वगैरह था, तो मैं इसीलिए उसी में व्यस्त था। तो आप लोगों के बीच में कहानी लेकर के नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज से जो कहानी का जो सिलसिला है, दस्तूर है, वो कायम रहेगा और कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप लोगों को कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और जो सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए, आज जो सच्ची कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बन जाए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये चैनल चल पाएगा। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर नहीं रहा तो फिर हम कुछ भी नहीं है बिना आपके प्यार और सपोर्ट के। तो चलिए, आज की जो सच्ची कहानी है इसकी शुरुआत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर हुआ क्या था। दरअसल जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, इसी में एक जगह पड़ती है गोमतीपुरम। इसी गोमतीपुरम इलाके में एक कॉलोनी है, राजेंद्र नगर कॉलोनी। इसी का राजेंद्र नगर कॉलोनी में एक परिवार रहता था और उस परिवार में दो लोग होते हैं, पति होता है, पत्नी होती है। और ये सभी लोग उसके जो परिवार वाले थे वो गांव में रहते थे, क्योंकि जो लड़का होता है वहीं पर जॉब कर रहा होता है, जिस लड़के का नाम होता है विजय, और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम होता है रानी। रानी और विजय की जोड़ी तो कमाल की होती है। और जो विजय होता है वो पेशे से एक डॉक्टर होता है। इधर ये जो विजय है वो डॉक्टर है और उसकी पत्नी हाउसवाइफ है, और ऐसे ही इन दोनों की जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। दरअसल जो विजय होता है, ये सुबह सुबह अपने डिस्पेंसरी पे चला जाया करता है, और फिर वहाँ से जब आता है, ये कोई बड़ा डॉक्टर नहीं होता है, जैसे एक नॉर्मल सा जो डॉक्टर होता है वही होता है वो। और सुबह सुबह अपने डिस्पेंसरी पे चला जाता था, पूरे दिन वहाँ रहता था। दोपहर को कभी कभी वो खाने के लिए आता था, अदरवाइज़ वो दिन भर वहीं पर रह जाया करता था। शाम को ही वो सीधा सीधा घर आता था। अब इसकी जो पत्नी होती है, उसको एक दिन उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो इलाज के लिए अपने पति से कहती है कि उसको उसके पेट में कुछ दर्द हो रहा है, अजीब टाइप का दर्द होता है जो विजय की समझ से बाहर होता है। तो विजय कहता है कि ठीक है। वो अपने पत्नी को इलाज के लिए एक अलग उसी शहर के एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। वाकई जब वो अपनी पत्नी को लेकर के जाता है तो उसकी जो पत्नी है वो सोचती है कि आखिर यहाँ पर मेरा मेरा इलाज अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो परेशान रहती है, हैरान रहती है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। लेकिन वो उसको अपने पति पे भरोसा होता है और उसको लेकर के वो काफ़ी पॉजिटिव होता है। वो उसको लेकर के वहीं पर जाता है और उसका वहीं पे इलाज होने लगता है। इलाज के दौरान उसकी पत्नी जो होती है वो तो ठीक हो जाती है। इधर जो विजय होता है फिर अपने काम में मस्त हो जाता है। अब इधर जब वो लड़की वहाँ पे गई रहती है, वहीं से दवा चल रही होती है उसकी, और फिर ऐसे ही उसका आना जाना वहाँ पर लगा रहता है। और जो विजय है वो अपने डिस्पेंसरी पर रहता है। जब भी उसको रानी को दवा लेनी होती थी तो वो खुद से ही चली जाया करती थी। एक दो बार विजय लेकर के जाता है, फिर उसके बाद वो नहीं लेकर के जाता है, उसकी पत्नी खुद चली जाती थी। महीने में, हफ्ते में दवा लानी होती थी तो खुद चली जाया करती थी। अब इधर वहाँ पर एक कंपाउंडर होता है। कंपाउंडर जो नंबर लगाने वाला लड़का होता है, नंबर लगाने वाला जो लड़का है, जिसका नाम रितेश होता है। रितेश से इसकी बनने लगी थी, क्योंकि रितेश को जब भी ये जाती वहाँ पे तो रितेश से कहती कि तुम मेरा नंबर लगा दो, मुझे जल्दी मुझे डॉक्टर को दिखा दो ताकि मैं जल्दी से घर जा सकूँगी। अब ऐसे ही कर करके जो रितेश होता है, इन दोनों में कब बातचीत ज़्यादा बढ़ने लगती है। जो रानी होती है कहती है एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे जब भी आना होगा तुम्हारे यहाँ तो मैं चली आऊँगी और फ़ोन कर दूँगी तुमको, और तुम मेरा नंबर पहले से लगा दोगे तो फिर सही रहेगा, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। इस पर जो रितेश होता है वो कहता है कि ठीक है। इन दोनों में आपस में नंबर एक्सचेंज हो जाता है। और फिर
जो रितेश होता है अगले दिन जो रानी है उसका फ़ोन आता है, उससे हालचाल पूछती है और हालचाल पूछने के बाद फ़ोन उसका रख देती है। अब ऐसे ही ये जो सिलसिला है यहीं से शुरू हो जाता है और यहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है। और ये जो कहानी है वाक़ई जब बढ़ती है आगे तो एक बहुत विकराल रूप ले लेती है। अब जो विजय है, विजय अपने काम में मस्त होता है क्योंकि उसको वहाँ पर अपनी दुकान चलानी होती है और इधर जो रानी है वो इधर जब जाती है अब पहले महीने में जाया करती थी, अब इधर हफ्ते में जाने के लिए जाती है। और हफ्ते में जाती है क्योंकि जो रितेश होता है वो दिखने में बेहद खूबसूरत लड़का होता है। कहीं न कहीं रानी जो थी वो अपने पति के प्रति उसका जो लगाव है वो टूटने लगता है और फिर इधर कहीं न कहीं ये रितेश की साइड जा कर के उसका जो लुभाव होता है वो बढ़ने लगता है। अब इधर सीधा-सीधा ये जो कहानी है निकल कर के अब सीधा ऐसा मोड़ ले रही है कि जो डॉक्टर की बीवी है, वो कंपाउंडर से फँस जा रही है। अब ऐसा ही वाक़या जो मैं अभी इस कहानी में बता रहा हूँ एक और किस्सा बताऊँगा जो मेरे सामने एकदम लाइव हुआ था, इसका भी मैं आज ज़िक्र करने वाला हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मुद्दा, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले इस कहानी को जानते हैं। दरअसल जब इन दोनों में बातचीत होने लगती है और फिर इन दोनों में व्हाट्सएप पे मैसेज होने लगते हैं। मैसेज पे इन सबों की जो बातें हैं वो काफ़ी लंबी होने लगती है। एक दिन रानी जो है रितेश से बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान व्हाट्सएप पे ही अब ऐसे इन लोगों में हँसी मज़ाक चलने लगता है और बातें बढ़ती रहती हैं। और इन दोनों में यहाँ तक ये बात पहुँच जाती है कि वो रानी जो है वो रितेश से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? इस पर जो रितेश होता है वो कहता है कि ऐसी मेरी किस्मत कहाँ है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम इतने स्मार्ट हो, इतने अच्छे हो तो फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड अब तक क्यों नहीं बनी? तो वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ़ में मस्त रहता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कहती है अच्छा तुम्हें लड़की कैसी चाहिए? तो इस पर जो रितेश होता है वो कहता है कि बिल्कुल आपकी तरह। आपके पति बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको वैसी आपके जैसी उनको बीवी मिली है। इस पर जो रानी होती है वो बेहद खुश हो जाती है और ऐसे ही जो बातों का जो सिलसिला है वो चलने लगता है, बढ़ने लगता है और इन दोनों में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मिलाप हो जाता है। अब ऐसे ही इस रानी ये दोनों मिलने की बातें करते हैं और मिलने के बाद ये चोरी छुप के मिलने भी लगते हैं। एक-दूसरे से मिलते हैं, कभी होटल में, कभी उसी हॉस्पिटल में ही। हॉस्पिटल में जो एक अलग कमरा होता है कबाड़े वाला, कभी-कभी उसी कबाड़े में रानी चली जाती थी और उधर जो रितेश होता था, वहीं पर वो भी चला जाता था और दोनों वहीं पे शारीरिक संबंध बनाते थे, होटल में बनाते थे या तो फिर अब तो यहाँ तक की बात आ गई थी कि जो रानी थी, वो रितेश को अपने घर पे भी बुलाने लगी थी और जो रितेश है वो भी उसके घर पे जाता, मौका मिलता क्योंकि जो विजय होता है, विजय को आने की कोई टेंशन थी नहीं कि विजय दिन में आएगा नहीं। इस वजह से रानी भी निश्चिंत रहती थी। दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाए, दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगता है और जब ये शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है, जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब इधर जो ये विजय है, ये अपने काम में मस्त है, लेकिन इसको क्या पता कि इसके पीठ पीछे ही उसकी जो बीवी है, वो कहीं और गुलछर्रे उड़ा रही है, एक वो भी कंपाउंडर के साथ। वाक़ई ये कि काफ़ी निंदनीय है। इस कहानी को भी मैं यहीं पे रोकता हूँ और पहले जो एक रियल स्टोरी है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ये तो है ही, जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये तो लखनऊ कहानी है। लेकिन मैं ये सेम यही कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो ज़िला लगता है एक मऊ। मऊ के जस्ट बगल में ही एक ज़िला लगता है देवरिया, गोरखपुर देवरिया का ये बॉर्डर है और यहीं पे एक शहर लगता है बड़हलगंज। बड़हलगंज काफ़ी नामी-गामी शहर है और जगह भी है। दोहरी घाट का नाम लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे मुक्ति पथ है, मुक्तिधाम है। तो वहीं पे एक डॉक्टर होते हैं। अब ये जो डॉक्टर हैं, इनकी भी बीवी थी, वो बेहद खूबसूरत होती है और इतनी खूबसूरत थी कि उसके चर्चे बहुत ज़्यादा दूर-दूर तक जो भी कोई देखता था उसको फ़िदा हो जाता था। डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे थे, स्मार्ट थे और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भी इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और प्रेम के चलते जो डॉक्टर साहब होते हैं, उन्होंने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो हॉस्पिटल उन्होंने खोला था उसको और जितनी भी ज़मीनें ली थी, गहने थे, सभी गहने को बात छोड़ दें, गहने तो उसकी पत्नी के ही रहेंगे। लेकिन जो ज़मीनें थीं, जो हॉस्पिटल होता है, वो अपनी पत्नी के ही नाम पे लिया था और जितनी भी ज़मीनें खरीदते थे वो, सारी जो ज़मीनें हैं, वो अपनी पत्नी के नाम पे खरीदते हैं। इधर जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी का उसी हॉस्पिटल में काम करने वाले एक लड़का होता है और उसी लड़के से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है।
अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो डॉक्टर की बीवी होती है, डॉक्टर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और ना ही उनकी पत्नी का नाम मैं लूँगा, हालाँकि मुझे पता है, मैं उनको बहुत बखूबी अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्योंकि ये जो मामला उठा था, तो मैं इस टाइम पे उसी हॉस्पिटल में ही था। दरअसल मेरी जो दीदी हैं उनकी डिलीवरी हुई थी, तो हम लोग उसी हॉस्पिटल में थे। दिवाली का दिन था और अगले दिन दिवाली थी। आज सफाई हो रही थी और उसी दिन मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया था कि वो मामला सीधा-सीधा थाने में पहुँच गया था। दरअसल जो उनकी पत्नी थी, उनका उसी हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर के साथ अवैध संबंध हो गया था और इसी के चलते जो उनकी डॉक्टर की बीवी होती है, वो उसी कंपाउंडर से शादी करने के लिए तैयार थी, भागने तक के लिए तैयार थी और वो उसके साथ ही जाने भी लगी थी। 1-2 रातें वो गायब भी हो गई थी। अब डॉक्टर साहब को इस बात की चिंता थी कि अगर वो उसके साथ चली जाती है, तो फिर सारी जो प्रॉपर्टी है, वो उसके नाम पे है और उस सारा कुछ उसका हो जाएगा। अब एक एम्पायर जो बना बनाया है और साम्राज्य जो बना बनाया है, अगर वो टूटता है तो बेहद दुःख होता है। और उनकी जो पत्नी थी, जिस पे भरोसा किया गया था, ये एक मान लीजिए शादीशुदा जोड़ा है और वो भी जो उनका बच्चा था, उनके 3 बच्चे होते हैं और तीनों बच्चों में जो बड़े-बड़े थे, यानी कि 17-18 साल की उनका जो बड़ा बेटा था वो था और बाकी और भी बच्चे थे जो छोटे थे। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो कितने उम्र के थे और डॉक्टर साहब कितने उम्र के रहे होंगे। यानी तकरीबन मान के चलिए कि आप 40-40 की उम्र के वो डॉक्टर साहब थे, उनकी पत्नी उसी एप्रॉक्स की थी और उस उम्र में, उस पड़ाव पे जाकर के उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। डॉक्टर साहब बहुत मज़ाकिया थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेकदिल इंसान थे। लेकिन जब उनके ऊपर जब ये विपत्ति आती है तो वो बेहद घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो करेंगे भी तो क्या करेंगे। सोचिए एक त्योहार है, उस त्योहार पे उनकी पत्नी उन्हें इस कदर पराया कर देती है कि वो सीधा-सीधा वो थाने में पहुँच जाते हैं और फिर उनकी वहीं पर सुलह होती है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, यहाँ तक कि जो डॉक्टर साहब की बीवी होती है, वो अपने पति से तलाक लेने की कगार पे आ गई थी। डॉक्टर साहब एकदम रोड पे आ जाते, उजड़ जाते, लेकिन फिर समझाया गया, बुझाया गया उनको। फिर वो कहती उसका एक एलिगेशन वो लगा रही थी, एक आरोप लगा रही थी अपने पति पे, यानी कि डॉक्टर साहब पे, कि ये जो मेरे पति हैं, इनका इसी हॉस्पिटल में किसी नर्स के साथ अवैध संबंध है। हालाँकि ऐसा था नहीं, डॉक्टर साहब को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा कोई था नहीं, वो बेहद खुशमिजाज इंसान थे, सभी से बातें करते थे। अब इसी के चलते उनके हॉस्पिटल से जितनी भी नर्सें थीं, सभी नर्सों को हटा दिया गया। 1-2 थी नर्सें, जिस औरत पे एलिगेशन वो लगा रही थी, जिस औरत पे आरोप लगा रही थी, किसी औरत से उसका अवैध संबंध है, उस औरत को ही वहाँ से हटा दिया गया। अब जब इस बात की जानकारी सभी लोगों को लगती है तो फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर डॉक्टर साहब की बीवी ऐसा कैसे कर सकती है। फिर अब मामला इस बात पे खुल गया कि जो डॉक्टर साहब की बीवी है वो बाहर रहेंगी, क्योंकि पहले वो डॉक्टर साहब की बीवी घर में रहती थी, फिर बाहर आती आती हैं और आजकल जो उनकी बीवी है वो सारा जो कार्यभार है बाहर का वही देखती हैं। डॉक्टर साहब बस पेशेंट देखते हैं और जो भी है सारा जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं उनके डॉक्टर साहब के, और भाई देखते हैं। धीरे-धीरे उन्होंने, अभी का तो पता नहीं उन्होंने क्या किया है, लेकिन मेरे ख़्याल से कि उनको जो उन्होंने काम किया था कि अपनी पत्नी पे बेहद भरोसा किया था। कहीं न कहीं उनकी जो पत्नी है वो भरोसा तोड़ती हुई नज़र आई और डॉक्टर साहब को थाने में खड़ी कर दी। सुलह कराने की नौबत आ गई। अब इतना निंदनीय काम हो गया था। तो फिलहाल ये तो यहाँ की कहानी थी जो मेरी आँखों देखी होती है। और फिर ये वाली जो कहानी मैं आपको सुना रहा था लखनऊ वाली, तो यहाँ पर भी सेम कुछ ऐसा ही होता है और जो डॉक्टर है वो उसको पता ही नहीं चलता है। अब ऐसे ही मामला इन लोगों का चल रहा होता है। एक दिन जो रानी होती है, जो रितेश होता है, रितेश रानी से कहता है कि उसको मिलने का बड़ा मन कर रहा है, वो उससे मिलने आना चाहता है। इस पर जो रानी होती है वो कहती है कि ठीक है, आ जाओ, मेरी बहुत इच्छा हो रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे मिलूँ, तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊँ। इस पर जो रितेश होता है अपने हॉस्पिटल का काम छोड़ता है और छोड़ करके वो सीधा रानी के घर पे पहुंच जाता है। और सीधा रानी के घर पे जब पहुंचता है तो डॉक्टर साहब को उस दिन भूख लगी रहती है, यानी कि जो विजय होते हैं, विजय जो डॉक्टर होते हैं, उनको भूख लगी रहती है। और भूख लगने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो घर आते हैं और घर आने के बाद उनको पता चलता है कि देखते हैं कि जो दरवाज़ा है, गेट है, मेन गेट, वो खुला हुआ था। डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं क्योंकि उनकी जो पत्नी होती है वो निश्चिंत होती है कि डॉक्टर तो आएंगे नहीं, उनके पति जो है वो आएंगे नहीं। अब इससे वो निश्चिंत होती है, वो अंदर जाती है। डॉक्टर साहब सीधा अंदर जाते हैं, अंदर का भी दरवाज़ा खुला ही रहता है और खुलने के बाद वो सीधा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है वो घर में दिख नहीं रही है।
आवाज़ लगाते हैं। जब आवाज़ डॉक्टर की सुनती है उनकी पत्नी, तो फिर वो एकदम शॉक हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर अब क्या करें? अब वो भी बिना कपड़ों की होती है। डॉक्टर साहब जब कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो वो सीधा उस कमरे में पहुँचते हैं। अब जब डॉक्टर है वो अपने कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पे उसकी बीवी होती है, जो दरवाज़ा अंदर से लॉक रहती है। जब दरवाज़ा वो नॉक करते हैं, तो वो जल्दी-जल्दी में अपने बदन पे बस तौली लपेटती है, और तौली लपेटने के बाद वो दरवाज़ा खोलती है। उससे पहले उसने रितेश को बेड के नीचे छुपा दिया हुआ था। अब इस पर जो डॉक्टर है वो आते हैं अंदर, देखते हैं उनकी जो पत्नी है वो टॉवल में है। वो पूछते हैं कि आखिर तुम टॉवल में क्यों हो? इस पर जो लड़की होती है, यानी जो रानी होती है, वो कहती है कि वो नहाने जा रही थी और इसलिए उसने कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। फिर जो डॉक्टर साहब हैं उनको कहीं न कहीं संदेह होता है, क्योंकि उनके रूम में एक एक कपड़ा दिखता है। जो कपड़ा होता है वो टी-शर्ट होता है। अब उस टी-शर्ट को देखने के बाद डॉक्टर साहब को शक होता है। वो पूछते हैं कि ये टी-शर्ट किसका है? अब डॉक्टर साहब ये बात पूछते हुए ही बिस्तर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से उस कपड़े को उठाते हैं, तो कपड़ा जो होता है वो नीचे ढका रहता है, और ढकने के बाद वहाँ पे एक जीन्स दिख जाता है। और डॉक्टर साहब जो थे वो फॉर्मल पैंट पहनने वाले व्यक्ति थे। जब वो ये देखते हैं कि जीन्स है, तो फिर वो एकदम उनको और शक होता है। वो कहते हैं आखिर बात क्या है, बताओ। इस पर जो नीचे जो रितेश होता है, रितेश का जो पैर होता है वो बाहर होता है। अब उसको देखने के रितेश के पैर को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जो भी है बाहर निकलो। तो इस पर जो व्यक्ति होता है, यानी जो रितेश होता है, वो बाहर निकलता है, और वो भी जब बाहर निकलता है तो बिना कपड़ों के। अब इस पर जो रानी है, एक बार वो रानी को देख रहे हैं, एक बार उस लड़के को देख रहे हैं। लड़का जो है वो जल्दी-जल्दी में कपड़े पहन रहा है, और कपड़े पहनने के बाद जो डॉक्टर है वो पूछते हैं कि आखिर ये कौन है? तो जो रानी है वो कहती है कि वो रानी कुछ बोलती ही नहीं है। अब डॉक्टर साहब का पारा चढ़ने लगता है। वो पूछते हैं तो वो बताता है, और जब बताता है तो फिर मामला तूल पकड़ने लगता है। अब डॉक्टर साहब हैं इधर जो अपनी पत्नी को ये बात पूछ रहे हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो कहती कुछ कह ही नहीं रही है। अब जो लड़का है उस लड़के को वहाँ से वो भेज देते हैं। वो कोई भी बवाल नहीं करना चाहते थे, उसको लड़के को भेज देते हैं। फिर इधर जो जो पत्नी है उनकी, यानी जो रानी है, रानी से कहते हैं कि ठीक है अब तैयार हो जाओ। शाम जब होती है, कहती है कोई बात नहीं। तैयार करते हैं उसको, और जब बाकायदा बताती है कि वो जिस हॉस्पिटल में जाते हैं उसी में ये कंपाउंडर है। अब वो वहीं पर उस हॉस्पिटल में वो पहुँचते हैं अपनी बीवी को लेकर के, और बीवी को लेकर के जब पहुँचते हैं तो फिर कहते हैं, उस लड़के को बुलाते हैं, और डॉक्टर के जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़का है, इस लड़के से मैं अपनी पत्नी की शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़का है वो भी सन्न है, उनकी पत्नी है वो भी सन्न है। औरत की आंखों में आंसू है कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया था उसकी चोरी को। अब इस पर जो लड़का है वो पहले आनाकानी करता है, लेकिन जब सारी बातें बताई जाती है डॉक्टर से, तो जो डॉक्टर है वो भी कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, आखिर ये भी होना चाहिए। अब लड़की से पूछा जाता है, वो पहले तो घर पे ही वो ऐसे बोल रही थी, जब उन लोगों में बहस हो रही थी डॉक्टर में और जो रानी होती उसमें, तो कहते कि मैं उसी के साथ रहूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी नहीं। बात जब तुल पकड़ लेती है तो डॉक्टर साहब सीधे उस हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और वहाँ पर पहुँच करके जो सारी बातें हैं जो बताते हैं, और वहीं पर उस औरत को छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ से वापस मत आना मेरे यहाँ। और उस लड़के को कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी हुई, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। और उसके गले से कहते हैं कि प्यार से कहते हैं कि ये जो मेरा मंगलसूत्र मेरे नाम का पहनी हो, मुझे निकाल करके दे दो। इस पर जो औरत है वो कुछ कह नहीं पाती है, और सीधा सीधा मंगलसूत्र को उतार करके अपने पति को दे देती है। पहले तो इधर आनाकानी करती है, लेकिन वो फिर दे देती है। डॉक्टर साहब मंगलसूत्र अपना लेते हैं और कहते हैं कि आज से तुम आज़ाद हो। उन्हीं के सामने, उसी औरत के सामने ही उसके पिता को फ़ोन किया जाता है, और सारी बातें बताई जाती हैं। और पता करके बाकायदा जो लड़का है उस लड़के से और उस लड़की की शादी कराई जाती है उसी हॉस्पिटल में ही। और शादी कराने के बाद उन दोनों को छोड़ करके डॉक्टर साहब अपने घर चले जाते हैं, और घर जाकर के अपने माता पिता को फ़ोन करके सारी बातें बता देते हैं। और ये जो मामला है यहीं पर थम जाता है। बाकी उस पत्नी का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन एक बात तो है कि जो इतने वफ़ादार पति की नहीं हुई, तो वो फिर दूसरे की क्या होगी। फिर ये बात यहीं पे आती है। दूसरे के साथ तो प्यार करके चली गई है, लेकिन फिर वहाँ पर पता नहीं वो कैसे रहेगी, या फिर कोई तीसरा आएगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं उनका नाम नहीं लिख पाया हूँ। अभी मैं जस्ट सेंटर से आया हूँ, तो फिर तुरंत मैं सोचा पहले आप लोगों तक वीडियो पहुँचानी चाहिए।
चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।